नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 4 PM पर आपका स्वागत है। मेरे साथ हमेशा की तरह राजीव रंजन सिंह जी मौजूद है। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है 4 PM पर आपका। राजीव जी, एक बहुत बड़ी बात जो अब तक ट्रंप मंचों पर कह रहे थे, तमाम जगहों पर उन्होंने जिक्र किया, अब वो ऑफिशियली कोर्ट में जाकर ये कह रहे हैं कि ट्रेड डील की वजह से ही सीज फायर हुआ। तो क्या मोदी जी ने एक आतंकवादी देश के साथ में समझौता कर लिया सिर्फ ट्रेड डील के लिए? मतलब 56 इंच का सीना दिखाते हैं, लाल आंख दिखाते हैं, और ट्रेड डील के लिए एक आतंकवादी देश से जिसने हमारे 26 मासूम लोगों की जान ले ली, उससे समझौता कर रहे हैं हम लोग। कितनी शर्मनाक बात है ये तो। ये आपका बिल्कुल सही कहना है। ये जो अमेरिका में कल ये हुआ है कि यूएस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रेड जो है, ठीक है, उसने डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूनिलैटरली टैरिफ बढ़ाया था उसके अगेंस्ट में डिसीजन दिया है, ठीक है। और वहां पे वो डिसीजन आने के बाद में ट्रंप के पूरे मंत्रिमंडल में जो है, कैबिनेट में बहुत हलचल है। और वहां के कई मंत्रियों ने इस खासतौर पे जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने स्टेटमेंट इस बारे में दिया है। और आप सही बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दिया है कि नथिंग कैन स्टॉप मी। तो उनकी गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, जो यूएसए का सुप्रीम कोर्ट है, उसमें अपील करने वाली है। और आपने जो ये कहा कि भाई ये जो 56 इंच के सीने की बात करते थे और बोलते थे कि मेरे रगों में जो है अब खून नहीं सिंदूर बहता है, तो इस टाइप की बातें जो हैं अब समझ में आ रहा है कि भाई जो व्यापार जो है, ट्रेड जो है, वो ब्रेवरी के ऊपर है। यहाँ पे आप अगर वाकई में ट्रेड को तवज्जो दे रहे हो तो भाई आप फिर ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो। आप समझदारों की तरफ बोलो कि हाँ भाई, देश जो है हमारा, भारत देश जो है, इसके लिए व्यापार, इसके लिए ट्रेड बहुत जरूरी है। और जब हमको ट्रेड का, व्यापार का गाजर जो है, कैरेट जब लटकाया गया, तो हमने जो है सीज फायर की घोषणा कर दी। ये बात को आप मान लो यदि ये सही है तो। और यदि ये बात सही नहीं है तो भारत के विदेश मंत्रालय को सख्त से सख्त लहजे और शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को एक संदेश देने की जरूरत है कि भाई आप इस तरीके के अनर्गल जो बातें कर रहे हैं, एनफ इज एनफ। हमने कम से कम 7 से 8 बार आपकी इस तरीके की बातों को बर्दाश्त किया है, पर आप इस चीज को निरंतर अब जारी ना रखें, क्योंकि इसका असर जो है वो हमारे देश पे पड़ रहा है, हमारी छवि खराब होगी अगर ये बात गलत है। हम देख रहे हैं कि भारत सरकार भी कुछ नहीं बोल रही है, भारत सरकार चुप है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार इस बात को मान रही है कि भाई ट्रेड एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसके कारण जो है सीज फायर घोषित किया गया, वो भी अनकंडीशनल सीज फायर। ना तो आपने एक भी आतंकवादियों को सौंपने की बात कही, ना तो आपने दाऊद इब्राहिम को लाने की बात कही, ना तो आपने जो नारकोटिक्स का जो अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के ट्रेड रूट होते हुए इंडिया में, पंजाब में जो आता है, उस पर पूरी तरीके से अंकुश लगाने की बात कही। आपने किसी तरीके से कोई भी कंडीशंस रखे नहीं, आपने अनकंडीशनल ट्रेड जो सीज फायर घोषित कर दिया। तो ये क्यों? इतना प्रेम, यदि इतना प्यार आपका शांति के प्रति था तो आपको पहले, मतलब एट द फर्स्ट इंस्टेंट, यू शुड नॉट हैव अटैक देम। आपको अटैक ही नहीं करना चाहिए था। आपने अटैक किया, अधर में छोड़ दिया, और उसके बाद में सीज फायर की घोषणा कर दी, और कोई कारण भी नहीं बताया, ठोस कारण। सिर्फ ये बोला गया कि डीजीएमओ पाकिस्तान की तरफ से फोन आया, शांति की पेशकश हुई तो हमने मान ली। अरे भाई, ऐसा होता है क्या? 26 लोगों की हत्याएं हुई है इस देश में, 26 भारतीयों की। तो क्या आप ये 26 भारतीयों का वो डीजीएमओ के फोन आ जाने से आप शांति से बैठ जाएंगे? आई मीन, ये पूरी चीज जो है, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी है हिमांशु जी, जो उभर कर जनता के सामने नहीं आई है। अमेरिका से छन छन के बातें सामने आ रही हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो बहुत ही बड़बोले नेता है, जिनके पेट में कोई बात पचती नहीं है, वही हर चीजों का खुलासा कर रहे हैं। हमको तो भारत और पाकिस्तान से रिलेटेड बातें अमेरिका के माध्यम से पता चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से पता चल रही है। हमारे देश में तो ब्रेवरी का, साहस का एक शिगुफा छोड़ा जा रहा है कि भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप सबसे पहले 2 सवालों के जवाब दीजिए कि ये 200 किलोमीटर अंदर घुस के जो आतंकवादियों ने मारा है, हमारे 26 लोगों की जो शहादत हुई है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा देंगे? क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस्तीफा देंगे? या इंटेलिजेंस फेलियर होने के कारण एनएसए अजीत डोभाल इस्तीफा देंगे?
या इन सबसे ऊपर उठ के नरेंद्र मोदी जी खुद इस्तीफा देंगे? जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही किसके ऊपर में तय होती? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने अनकंडीशनल सीज फायर जो है वो घोषित किया? और डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि ये ट्रेड का जो गाजर है ये लटका के हमने दोनों जो देशों को जो है शांति के एक पटल पे आने में, एक मेज पे आने में जो है अहम भूमिका निभाई है। तो ये दिखाता है कि हमारे देश की विदेश नीति, हमारे देश की रक्षा नीति और हमारे देश की गृह नीति अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्रेड के माध्यम से संचालित कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही भयानक। यहाँ पर जयशंकर जी की मैं बात कहूंगा, वो कहते हैं कि देश सर्वोपरि है, देश की जो जरूरतें हैं, देश जो चाहता है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। विदेश में बैठे नेता क्या कहते हैं या फिर दूसरे देश की नीति क्या है, उस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमने अपने सैनिक खोए, हमने अपने जो आम लोग थे जो देश की मतलब विकास में आगे चलकर और भी योगदान देते, उन लोगों को खो दिया। तमाम जो हमारी माएँ थी उनकी कोख सूनी हो गई, जो हमारी बहनें थी वो विधवा हो गई, और हमने सिर्फ ट्रेड डील के नाम पर समझौता कर लिया, यानी कि हमने वो बदला भी नहीं लिया। और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वो अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं। तो आखिरकार ये जश्न किस बात का मनाया जा रहा है? कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को सामने रखकर उनसे फूल प्रधानमंत्री पर अगर बरसवाए जा रहे हैं तो ये बेशर्मी का नमूना नहीं है तो क्या है? नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इससे पूरा देश फेडअप है। सवाल ये है कि इस देश का इंटेलेक्चुअल क्लास जो है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इंटेलेक्चुअल क्लास खासतौर पे जो मतलब लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, जो पूर्व रिटायर्ड फॉरेन अफेयर्स फॉरेन सेक्रेटरीज रहे हैं या जो रक्षा डिफेंस सेक्रेटरीज रहे हैं, इन लोगों के मुंह पे क्यों ताले पड़ गए? ये तो पढ़ा लिखा एलीट क्लास था। एक बार को हम ये समझ लें कि भाई आपका मीडिया जो है, सो कॉल्ड मीडिया है, वो गवर्नमेंट का पार्ट हो गया है, गवर्नमेंट के एजेंडा को ही चलाना उसका परम धर्म हो गया है, कर्म हो गया है, उसको पत्रकारिता से कोई मतलब नहीं है। पर ये जो जितने तमाम तरीके के हमारे पुराने राजनीतिक रहे हैं या जो गृह मंत्रालय जिन्होंने संभाला है, बहुत सारे ऐसे सेक्रेटरीज रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं कुछ बोल रहे? जो इन लोग के मुंह पे क्यों ताले लग गए? मैं एक भी ऐसे व्यक्ति का किसी भी तरीके का बयान नहीं सुन रहा हूँ, स्टेटमेंट नहीं सुन रहा हूँ जो इन चीजों की अवहेलना कर रहा है। सिर्फ एक जनरल वीपी मलिक थे जिन्होंने सामने से आके बोला कि भाई ये आपने अनकंडीशनल सीजफायर कर दिया तो फायदा क्या हुआ, हमें क्या मिला, हमने क्या खोया इस युद्ध में? ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है भाई। व्हाट वी लॉस्ट, व्हाट वी गेन, इसका तो तगादा होगा ना। अब जब एक बार दो न्यूक्लियर वेपन होल्डिंग नेशन आपस में वॉर की सिचुएशन में आ जाएंगे तो आप समझिए कितनी भयावह सिचुएशन है। तो भाई जब वो भयावह सिचुएशन है तो आप बताओगे तो कि ये सीज फायर क्यों हुआ है, और उसके बाद का ये जो जश्न मन रहा है, कर्नल सोफिया जैसे आपने बताया कि उनके फैमिली के लोगों को बुला के जो है ये फूल बरसाने के लिए कहा जा रहा है, ये किस खुशी में हो रहा है? आई मीन व्हाट वी आर गेनिंग, इससे देश को क्या फायदा हो रहा है? आप क्या बातें जो है वो इस देश के मन मस्तिष्क में डालना चाहते हो वो जरा स्पष्ट करो। हर चीज को अपनी रैली में, हर चीज को भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कन्वर्जन में आप इस लहजे से चीजों को देखने लगोगे तो साहब डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा दिनों तक इस देश में जीवित नहीं रहेगी। जी अच्छा राजीव जी, मुझे वो तस्वीर याद आ रही है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ट्रंप के सामने बैठते हैं और बहस होती है दोनों के बीच में, तो जेलेंस्की मानते नहीं, अपनी बात को रखते हैं और जिस तरह से अनर्गल बातें जो ट्रंप की तरफ से कही गई थी उनका मुंहतोड़ जवाब देकर वापस आना पसंद करते हैं, ना कि उनके सामने झुकना। तो जेलेंस्की से ही हमने सीख लिया होता कि एक तो युद्ध के मैदान में भी किस तरह से, सोचिए रशिया जैसी कंट्री के सामने अभी तक सरवाइव कर पाने की स्थिति में अगर जेलेंस्की है तो उनमें कितनी हिम्मत है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी भारतीय सेना जिसने किस तरह से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, कितनी बार 71 में तो देश तोड़ दिया पूरा पूरा, उसके रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि ट्रंप को जवाब दे देते। और ये जो डील वाली बात है कि हम ट्रेड डील के नाम पर हमने सीज फायर करवा लिया, उसको मना कर देते। मतलब नहीं जी, आपने सही पॉइंट आउट किया है, जेलेंस्की का अच्छा उदाहरण दिया है।
फुल पॉइंट्स गोज टू जेलेंस्की। इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि पूरा का पूरा यूक्रेन राष्ट्र जो है बहुत ही ब्रेवरी, बहुत ही बहादुरी के साथ में जो है रशिया का मुकाबला कर रहा है। पर जेलेंस्की भी ये मुकाबला इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनको सहयोग और सहायता मिल रही है वेस्टर्न पावर से। ठीक है, ये जितने भी यूरोपियन यूनियन के देश हैं और बाइडेन के टाइम में अमेरिका ने बहुत हथियार और पैसों से मदद की है यूक्रेन को। पर सवाल ये उठता है कि भारत की मदद करने क्यों नहीं कोई आ रहा है? भारत की मदद करने के लिए क्यों नहीं कोई सामने आ रहा है? ये जो सीज फायर हुआ है ये साफ साफ इंगित करता है, इशारा करता है कि भाई भारत की तरफ से आवाज उठाने वाला एक भी मुल्क, एक भी राष्ट्र हमें दिखा नहीं। चाइना ने खुल के जो है वो पाकिस्तान का साथ दिया, तुर्की खुल के पाकिस्तान के साथ आ गया, आपका अजरबैजान खुल के पाकिस्तान के साथ आ गया, और ट्रम्प चाचा जो कि मोदी जी के सबसे प्रिय मित्र माने जाते थे, अमेरिका ने उनके ट्रम्प ने ये बोलते हुए साफ सुना कि भाई मेरे लिए तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के दोनों जो है एक तरीके से दोनों ही बराबर है, प्यारे देश है, महान देश है। बोथ दीज नेशंस आर ग्रेट नेशंस। मतलब पाकिस्तान के साथ में भारत को लाके एक उस पे आपने डाल दिया। तो हम किस बात के बांटा जा रहा है जी? IMF से लोन तक बांट दिया गया, बताइए, वो भी एक एग्जैक्टली बिना IMF के, बिना अमेरिका के सहमति के IMF एक चवन्नी अठन्नी भी नहीं दे सकता था पाकिस्तान। तो सवाल ये उठता है हिमांशु जी, सवाल सही ये है कि भारत ने कहीं ये सीज फायर जो है वो कहीं इसलिए तो नहीं किया कि भारत की विदेश नीति फेल हो रही है, क्योंकि भारत के हम देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमको मदद जो है ये 4 दिन के स्किर्मिश में, कॉन्फ्लिक्ट में हमको मिलता हुआ नजर नहीं आया। और शायद क्या उसी का एक नतीजा है कि भारत ने डेलीगेशंस अपने भेजे हैं। जब विदेश मंत्री फेल हो गए, जब नरेंद्र मोदी जी 150 देशों की, मतलब 150 बाहर यात्राएं विदेशों की कर चुके हैं, वो जब इतनी यात्राएं, इतनी मेहनत करने के बाद भी जब दिख रहा है कि भाई भारत के साथ में कोई समर्थन खुला होके साथ में नहीं आया, जैसे कि पाकिस्तान के साथ में तुर्की आ गया था या अजरबैजान आ गया था, चाइना आ गया था, तो हम लोग कहीं विदेश नीति में फेल तो नहीं हो रहे। अब आप बोलोगे कि नहीं इजराइल ने तो सपोर्ट किया। अरे इजराइल तो आप ये देखिए कि मुस्लिम कंट्रीज का बिटनोयर है, उसके तो झगड़े चलते रहते हैं। इजराइल जो है वो वैसे ही मतलब भारत से आज का नहीं, बहुत पुराना उनका बहुत घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, और फ्रांस से हम हथियार खरीदते हैं, परंतु यूरोपियन यूनियन ने ऐसा कोई खुल के भारत का समर्थन किया नहीं। ठीक है, और जिस तरीके से चाइना और अजरबैजान और तुर्की आ गए, वैसा कोई इजराइल खुल के सामने आए नहीं, उनके से हथियार हमारे पास में थे। तो मेरे कहने का अर्थ है कि ये जो पूरा जो स्किर्मिश हुआ 4 दिन का, 7 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में, इसमें जो एक चीज सबसे उभर के सामने आई है वो ये आई है कि भारत की विदेश नीति पूरी तरीके से विफल हुई है। भारत की विदेश नीति पे फिर से वर्कआउट करने की जरूरत है। और मैं ना जाने कितने असंख्य इंटरव्यू में ये बात बोल चुका हूँ 4 PM पे, कि आज की डेट में छोटे छोटे देश भी जो भारत के, इंडिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में थे, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, ये सब अब भारत को आंखें दिखा रहे हैं। सब चाइना की झोली में जाके गिर गए, चाइना के ज्यादा नजदीक आ रहे हैं। तो हम विफल हुए विदेश नीति के स्तर। जी मान। अच्छा, बड़े मजेदार बात है, मतलब इस पर हंसी भी आती है, फिर इस बात को सुनकर दुख भी होता है कि आखिरकार हमारे राजनेता कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। एक तरफ आपके पास मौका था जब आप पाकिस्तान को सबक सिखाते, ऐसा सबक सिखाते कि वो जिंदगी भर याद रखता। पहली बात वो ये नहीं अपने वहां पे देख रहे हैं कि किस तरह से प्रमोशंस हो रहे हैं, वो नहीं हो रहे होते, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पीओके आप कहते हैं, राजनाथ सिंह जी ने आज फिर कहा कि हम पीओके तो हमारा ही है, हम ले लेंगे और जब मन करेगा तब वो साथ में आ जाएगा। मौका था तब हमने गवा दिया, अब फिर से हम वही माहौल बनाने, मतलब हर चीज कुछ भी हो रहा है देश में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर वो राजनीति के लिए हो रहा है, वोट बैंक के लिए हो रहा है, सिर्फ ये नजर आता है। और ये देखकर, ये परिस्थिति देखकर मेरे मन को तो कम से कम बहुत दुख होता है। नहीं, ये तो देखिए भाई फोकनाड़ी है, ये बड़ी बड़ी बातें करना है कि हम पीओके कभी भी ले लेंगे। अरे जब लेने का वक्त आया तो क्यों नहीं लिया आपने? किसने रोक दिया था आपको रोका किसने था भाई? आप तो रक्षा मंत्री थे ना, तो आपको किसने बोला था कि पीओके मत लो? आप पूरे देश का विपक्षी दल जो है, ऑपोजिशन पार्टीज,
इस सरकार के साथ खड़ी थी, पूरे देश के लोग इस सरकार के साथ में खड़े थे, तो क्यों नहीं किया आपने? किसने आपको रोक दिया था? तो ये सब जो है ढकोसलेबाजी है, बड़ी बड़ी बातें करना है कि हम तो ले लेंगे, जब मन चाह ले लेंगे। भाई आप जो है ये मतलब, या तो फिर ये लोगों को दे आर टेकिंग एंटायर नेशन फॉर ए राइट, ठीक है, ये जो है पूरे देश को जो है मतलब ऐसी बेवकूफ समझ के बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, जो भी मन में आ रहा है वो बोल दे रहे हैं। ये जरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार बोल के बताएं, और हमारे जैसे पत्रकारों को जो है हिमांशु, राजीव रंजन सिंह, संजय शर्मा, इस टाइप के पत्रकारों के सामने जरा एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बोल के बताएं कि हम तो जब चाहे पीओ के ले लेंगे, फिर हमारे सवाल सुने कि क्या सवाल रहेंगे। ये देखिए, ये वन साइडेड इंफॉर्मेशन कुछ भी जो है दे के और अलग हट जाते हैं। इनको मालूम है कि सामने से सवाल तो आने नहीं वाला, तो ये जाके मंच पे कुछ भी बोल देंगे, है ना, कि भाई हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर। भाई योर एक्शन एंड योर वर्ड्स ये मैच नहीं हो रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं और आप जो कर रहे हैं, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। और ऐसा करके आप अपनी जग हसाई खुद ही करवा रहे हैं। आपको जरूरत क्या है? आई मीन, ये इतना सुनहरा मौका था कि जब पाकिस्तान को एक लेसन टीच किया जा सके, आपने उसको जो है बीच अधर में छोड़ दिया। और अब आप क्या कर रहे हो? उस हमें मिला क्या? ये पूरा ये जो इतना प्रपंच रचा गया, इससे हमें मिला क्या? मिला एक चिटकू सिंदूर जो आप 9 जून से भेजना चालू करोगे घर घर। क्या इसके लिए ये सब पूरा तमाशा हुआ था? तो ये देखिए, मुझे बड़ा ही मतलब दुख हो रहा है बोलते हुए कि जिस भी देश में इंटेलिजेंशिया क्लास, मिडिल क्लास, पढ़े लिखे लोग चुप बैठ जाते हैं, वो देश गुलाम होना तय है। और हम देख रहे हैं कि इस देश में यही हो रहा है। हम देख रहे हैं कि इस देश में कैसे इलीट वर्ग जो है वो पूरा का पूरा देश को मतलब दे आर टेकिंग इट फॉर ए राइट, पूरे देश को नचा रहा है, घुमा रहा है अपने इशारों पे। इस पे एक बहुत बढ़िया मैंने वीडियो बनाया था, मेरा चैनल है करंट अनप्लग्ड बाय राजीव। उसमें एक्सप्लेन किया था कि कैसे एलीट क्लास जो है उसका उदय हुआ और कैसे एलीट क्लास पूरा छा गया है। और वही चीज है, मैं मतलब टाइम बड़ा लंबा है प्रोसेस समझाने में, इसलिए यहाँ नहीं समझाऊंगा, बट संक्षेप में बताता हूँ कि आप ये देखिए 2014 के बाद से जो हुआ है वो इस देश में ये हुआ है कि कुछ ही लोगों के हाथ में आके पावर जो है वो सिमट गई है। और इसी को फैसिज्म कहा जाता है। फैसिस्ट कंट्रीज में क्या होता है कि कुछ लोग जो रहते हैं या कुछ समूह जो रहते हैं, इन्हीं के हाथ में पूरी ताकत रहती है। और हम भारत में वही देख रहे हैं कि आज की डेट में पूरी ताकत जो है कुछ बिजनेसमैन और कुछ पॉलिटिशियंस के हाथ में जो है ये सिमट गई है। बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स, इनका जो ये नेक्सस है ये पूरे देश को चला रहा है। ब्यूरोक्रेट भी सब नहीं है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स बहुत ईमानदार हैं, परंतु ये बार बार क्यों ईडी के डायरेक्टर को इनको इतनी बार एक्सटेंशन देना पड़ा? क्यों इनको रातों रात जो है सीबीआई के एक ईमानदार डायरेक्टर को निकालना पड़ा, उसको हटाया गया पोजीशन से? आप क्यों एक ही आदमी को कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बना देते हो, फिर उसको उठा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपना बना देते हो? क्या इस देश में ब्यूरोक्रेट्स की कमी हो गई है? ये कुछ चुनिंदा ब्यूरोक्रेट्स को लेके देश चला रहे हैं। इसी को फैसिज्म कहा जाता है कि कुछ लोग मिलके जो है वो देश के भाग्य विधाता बन जाते हैं। भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, यहाँ पे कहाँ है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी? और दुख की बात है कि कोई इंटेलिजेंसिया क्लास में कोई भी आदमी जो है इस बात को बढ़ चढ़ के नहीं बोल रहा है। 5-10 लोगों को छोड़ दें भारत में जो उंगलियों पे है, तो कोई इस बारे में कुछ बात नहीं कर। जी हिमांशु। अच्छा राजीव जी, अब तक नजर आ रहा था कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। हम देख रहे थे कि तमाम जो आतंकवादी हैं, यूएन में जब बात होती थी उनकी, तो उसको बचा लिया जाता था। ब्लैक लिस्ट में जाने से कितनी बार बचाया गया, ग्रे लिस्ट में ही रह गया पाकिस्तान। अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका भी एक तरह से बचाव ही कर रहा है। अगर ये सीज फायर ना हुआ होता तो फिर पाकिस्तान की हालत क्या होती? 1-2 दिन के अंदर ही हमारी भारतीय सेना ने जो करतब करके दिखाया, जो अपना पराक्रम दिखाया, उसके आगे पाकिस्तान कहीं टिक पाता क्या? तो एक तरह से बचा लिया गया पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से। ये नजर आ रहा है, वो भी क्या दिखा के? ट्रेड दिखा के, ट्रेड डील का जो आपने गाजर बताया वो दिखाकर उसको बचा लिया गया है। तो बड़ी बड़ी शक्तियां पाकिस्तान को बचा रही हैं। हम जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान जो भारत के साथ हरकतें कर रहा है, हम कैसे डील करेंगे जब इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज पाकिस्तान के पीछे खड़ी हो जाएंगी तो? और हम उनको कथित दोस्त कहते हैं अपना। देखिए, पाकिस्तान तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला देश है।
9 बार ये भिखारी हो चुका है। IMF ने इसको 9 बार बेल आउट किया है, और अभी भी जो है ये $2.5 बिलियन का अगर इनको नहीं मिला रहता तुरंत मदद, तो ये तो 2 दिन भी लड़ने लायक नहीं था। पर मानना पड़ेगा कि कम से कम उन्होंने 2-3 दिन तो भारत को रोक के रखा, और वो रोक के इसलिए रखा क्योंकि हमने पूरे मन से जो है आक्रमण नहीं किया था। हमने सिर्फ 2-4 बिल्डिंग और मॉस्क को निशाने बनाया था। अगर इंडियन आर्मी को खुला छोड़ देते तो इंडियन आर्मी तो अभी तक सही में जो है इनको नाको चने चबा दी रहती पाकिस्तान। अब आते हैं आपके सवाल पे। आपने जो पूछा आपने कि भाई जब इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है सपोर्ट कर रही हैं तो हम कैसे निपटे, तो साहब यही तो फॉरेन पॉलिसी आती है। आप इस चीज को समझिए हिमांशु जी, पाकिस्तान की जीडीपी $370 बिलियन है और भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन के आसपास में है। हम लोग उनसे 10 गुना से भी ज्यादा बड़े हैं। अगर आप देखें भारत में TCS या इन्फोसिस या रिलायंस इंडस्ट्री, इस टाइप का कोई भी एक स्टॉक उठा ले जो टॉप 10 इंडिया के स्टॉक्स लिस्टेड हैं, तो इन स्टॉक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो पूरे कराची स्टॉक मार्केट के मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा है। आप समझ रहे हैं इस बात का? जो फॉरेन करेंसी इनके पास में, जो इनके पास में कैश रिजर्व पड़ा हुआ है, उससे ज्यादा अकेले हमारे रिलायंस इंडस्ट्री और TCS के पास में पड़ा। तो पाकिस्तान कहीं भी मैच ही नहीं करता है फाइनेंशियल प्रोग्रेस में इंडिया के मुकाबले। ओके, अब आप बोल रहे हैं कि भाई भारत कैसे मुकाबला करे। भारत का इतना बड़ा मार्केट है, $1.1 ट्रिलियन का हमने व्यापार किया है। सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है ये हुआ है 2024 में। तो ये जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड का गाजर दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को बोलने की जरूरत है कि यदि आपको भारत का ओपन मार्केट चाहिए, यदि आपको टैरिफ कम चाहिए, तो आपको पाकिस्तान में हो रहे आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त जो है निर्णय लेने होंगे। चाइना का माल जो है इंडिया में ऐसी मतलब पूरा का पूरा बम्बार्ड किया जा रहा है। इंडिया की वो कंपनीज को दंडित करना चाहिए जो चाइना के माल को इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर में हाई टैरिफ लगाना चाहिए। तो क्यों नहीं हो रहा? तो यही है, हम कह रहे हैं ना कि हमारे दोस्त हैं, ट्रम्प साहब हमारे दोस्त हैं, हम उनके लिए तमाम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं और अमेरिका में जाकर कर रहे हैं। हम चाइना में जिनपिंग साहब के साथ बैठक भी कर लेते हैं, उनको गुजरात बुलाकर झूला भी झूला लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन हम जो कर रहे हैं उनके लिए, क्या हमको उतना मिल रहा है, वापस मिल रहा है? ऐसा तो नहीं कि सब अपना ही अपना फायदा देख रहे हैं। हम दूसरे के लिए सोचकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हमको जो, अब देखिए, जो काम करना था नेतन्याहू को वो तो कर ही रहे हैं ना, उनको कोई रोक पा रहा है क्या? इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, कोई नेतन्याहू को रोक ले, कोई रोक लेता जाकर। अपने अपने जो लाभ हैं उनको छोड़कर हम दूसरे की बातें अगर सुनेंगे तो फिर यही होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से कहिए धोखा मिल गया है। अब उस धोखे से वो सीख लेते हैं या फिर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं जिस तरह से कर रहे हैं, वो तो यही नजर आता है कि वो दिखावे की राजनीति करने की सिवा और कुछ काम करना चाहते नहीं। नेतन्याहू जी के साथ में आपने जो कंपैरिजन किया वो गलत कंपैरिजन है, क्योंकि नेतन्याहू जो है वो किसके खिलाफ कार्रवाई कर, फिलिस्तीन जो कि एक राष्ट्र भी नहीं है एक तरीके से देखा जाए, ठीक है, या सीरिया या इस तरह के कमजोर राष्ट्र। पाकिस्तान शक्तिशाली राष्ट्र, न्यूक्लियर वेपन है उसके पास, भले फाइनेंशियली वो कंगाल है, पर वहां की आर्मी जो है वो बहुत ज्यादा सशक्त है और वो लबालब है, ठीक है। वो लोग, उन लोगों, पूरा देश जो है वो सफर करता है पर अपने देश की आर्मी को जो है वो सशक्त रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत का जो मुकाबला है वो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट के साथ में है। इजराइल का मुकाबला जो है कोई न्यूक्लियर वेपन स्टेट के साथ में नहीं है। उसके आसपास में जितने भी देश हैं वो, उनके पास में वैसे हथियार नहीं है जो पाकिस्तान के पास में है। तो इसलिए नेतन्याहू अपने मन की कर लेते हैं। जी, यहाँ पर मेरा सवाल, मेरा कंपैरिजन करने का ये मतलब था कि जो आदमी निर्णय लेता है, जो उसके शब्द होते हैं, जो उसके, नहीं, मैं आपकी समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे देखेंगे तो फिलिस्तीन के समर्थन में भी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है और वो धमकी दे रही हैं, लेकिन वो अपनी बात से डिग नहीं रहे, अपने जो उनको फैसला लिया उस पर काम कर रहे हैं लगातार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ तो सीख लेनी चाहिए कम से कम। नहीं, आप जो बोल रहे हैं मैं आपकी बात समझ गया हूँ, पर ये जो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज जो पैलेस्टाइन का साथ दे रहे, कहाँ आ रहे हैं? यहाँ तक कि OIC जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, वो भी खुल के सामने नहीं आ रही है। पाकिस्तान को तो समर्थन कर दिया था। ये जो अभी हमारे साथ ये हुआ था 4 दिन का स्केरमेश कॉन्फ्लिक्ट,
उसमें ओआईसी ने तो पूरा का पूरा पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, ठीक है। मेरा कहना ये है, आप जो बात बोल रहे हो उसमें कुछ हद तक दम है कि भाई आप जितना मजबूत अपने आप को बताते हो, उसका अगर 10% भी मजबूती आप एक्शंस में दिखा दो, तो किसी भी देश की हिम्मत नहीं होगी कि इस तरीके की बातें करे कि हमने ट्रेड का गाजर लटका के भारत को शांत करा दिया। आप इस बात को समझिए हिमांशु जी कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया का जीडीपी जो है वो $4 ट्रिलियन का है। कितने वर्ल्ड में मार्केट है जहां पे इतना बड़ा जीडीपी आपको, मतलब इतनी बड़ी जीडीपी वाला कंट्री मिलेगा। ऊपर से जो ये फॉरेन कंट्रीज के लिए एडवांटेज है वो ये है कि इंडिया बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता ही नहीं है, ये खरीदता है। जैसे डिफेंस हो गया, डिफेंस पे 80% हम इंपोर्ट ही करते हैं जो कुछ भी करना है। तो हम देखें तो आइडियली हम यूरोपियन यूनियन कंट्रीज और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, परंतु ट्रेड हमको अपनी शर्तों पे करना होगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि मैं मेरी शर्तों पे ट्रेड करूंगा, ऐसे नरेंद्र मोदी को बोलना होगा कि मैं मेरी शर्तों पे करूंगा। ये क्यों नहीं बोल पा रहे? ये क्यों नहीं? ये कौन से बड़े औद्योगिक घराने हैं जिनका प्रेशर है या जिनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं? ये इस बात के ऊपर में देश में बहस होनी चाहिए। इस देश में बहस होनी चाहिए कि भाई यदि हमको चाइना आंखें दिखा रहा है तो हम फिर चाइना के साथ में हमारा ट्रेड क्यों बढ़ते चला जा रहा है? चाइना इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करके हमसे दुश्मनी मोल रहा है, ठीक है। अगर यही काम नेपाल करता तो आप बर्दाश्त करते क्या? तो चाइना कर रहा तो कैसे बर्दाश्त कर? तो आपका इंटरनेशनल ट्रेड चाइना के साथ में क्यों बढ़ रहा है? आप उसके ऊपर में क्यों नहीं बैरियर्स लगा रहे हो? आप उसके ऊपर में क्यों नहीं टैरिफ बढ़ा रहे हो? आप तो टैरिफ बढ़ा सकते हो। चाइना के मालों से इंडिया का मार्केट क्यों हटा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी चाइना का नाम क्यों नहीं लेते? जब बात बोलेंगे कि छोटे छोटे आंखों वाले गणेश की, आप खुल के बोलते क्यों नहीं हो कि इंपोर्ट कहां से आ रहा है? आप बोलो और आप उन कंट्रीज के ऊपर में टैरिफ लगाओ जिन कंट्रीज ने खुल के पाकिस्तान का सपोर्ट किया था ये 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट। जी हिमांशु। बिल्कुल, कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है, साफ तौर से हर कोई देख रहा है। और अब जवाब तो देना होगा कि आखिरकार ट्रेड के नाम पर एक आतंकवादी देश के साथ में हमने क्यों समझौता कर लिया, क्यों सीज फायर कर लिया, वो भी तीसरे देश के कहने पर। यानी कि ट्रंप का जो कोई लेना देना नहीं था और इस पूरे मामले पर वो घोषणा कर रहे हैं कि सीज फायर हो गया। तो जवाब तो देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक कमेंट करके बताएं कि आखिरकार इस विषय पर वो क्या सोचते हैं।